1917 में रशियन रेवोल्यूशन के द्वारा 15 देश अस्तित्व में आए और 15 देशों ने अपना नाम रखा यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी यूएसएसआर। इस व्यवस्था में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी रूल कर सकती थी। तो पार्टी का नाम था द कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी में कोई भी ओपोजिशन अलाउ नहीं करती थी और यही कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसका पूरा कंट्रोल था इकोनॉमी पे, पॉलिटिक्स पे और वहां की सोशलिस्ट व्यवस्था पे भी। यहाँ पे हर चीज सरकार अपने खर्चे पे देती थी, अब वो चाहे उद्योग हो, कृषि हो, शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो। इतना कुछ अच्छा था कि लोगों को सब्सिडीज के रूप में हर चीज मिला करती थी। लेकिन 1970 आते आते सोवियत सिस्टम टूटने लग गया। आखिर सोवियत सिस्टम जो इतना बढ़िया था, जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद नंबर 1 बन गया और दुनिया में दूसरे स्थान पे आता था, अमेरिका के बाद सिर्फ वही था, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से सोवियत सिस्टम टूट गया? उसके पीछे की वजह है खुद सोवियत सिस्टम। जी हां, सोवियत व्यवस्था ने ही अपने ही सिस्टम को तोड़ दिया। सोवियत सिस्टम की व्यवस्था ने धीरे धीरे दीमक का काम किया। इसके पीछे की वजह थी सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाही। धीरे धीरे पूरे सोवियत सिस्टम में उन्हीं के पावरफुल लोगों का दबदबा बढ़ता गया। सरकार निरंकुश होती गई और जनता की मांगों पे ध्यान नहीं दिया गया। कोल्ड वॉर के चलते अमेरिका से टक्कर लेने के लिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री वेपन्स बनाने पे फोकस किया। उसी की दूसरी तरफ कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसकी सप्लाई ऑलमोस्ट कम थी। जनता ये कह रही थी कि जब हमारे पास खाने को ही कुछ नहीं होगा तो हम अमेरिका से या दुनिया से आगे निकल के क्या करेंगे। लेकिन सोवियत सिस्टम ने एक ना सुनी। इस आग में घी डालने का काम किया 1979 में अफगानिस्तान अटैक। रशिया ने बिना किसी बहुत सॉलिड रीजन के अफगानिस्तान पे आक्रमण कर दिया, इस सोच में कि अफगानिस्तान की रिसोर्सेज हमारे हाथ में आ जाएंगे। पर अफगानिस्तान वॉर के चलते रशिया और ज़्यादा कमज़ोर हो गया। यूँ कहा जाए तो 1970 के अंत तक आते आते सोवियत सिस्टम में खाने की कमी हो गई और सोवियत अर्थव्यवस्था धीरे धीरे लड़खड़ाने लगी। लेकिन तभी आया 1980 का दौर। एक ऐसे नेता को चयन किया गया जिसने ये उम्मीद रखी थी कि वो सोवियत सिस्टम को ठीक कर देगा। आखिर कौन है ये चमत्कारी नेता? इस नेता का नाम है मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव आखिरी सेक्रेटरी बने कम्युनिस्ट पार्टी के। ही वॉज द लास्ट लीडर ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। मिखाइल गोर्बाचेव ने टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन में धीरे धीरे सुधार करना स्टार्ट किया और वेस्टर्न कल्चर से अपने कल्चर को मिलाने की भी कोशिश की। उन्होंने 2 पॉलिसी, ग्लासनोस्त और पेरिस्ट्रोइका, ये एक रशियन वर्ड है, इसका हिंदी मतलब होता है, ग्लासनोस्त का मतलब होता है खुलापन और पेरिस्ट्रोइका का मतलब होता है रिस्ट्रक्चर यानी पुनः संरचना। इन दोनों ही पॉलिसीज में यह कहा गया कि हम सोवियत सिस्टम को पूरी तरीके से चेंज कर देंगे। लेकिन सोवियत सिस्टम के अंदर जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो ये चीज़ करना नहीं चाहते थे और जनता इस चीज़ को जल्द से जल्द लागू करवाना चाहती थी। तो आप देख सकते हो मिखाइल गोर्बाचेव एक दुविधा में फंस गए। एक तरफ वो लोग जो चाहते थे ये पॉलिसी लागू ना हो और दूसरी तरफ वो लोग जो चाहते थे ये पॉलिसी जल्दी से जल्दी लागू हो जाए। इसी खींचातानी में यूएसएसआर की जनता ने आज़ाद होने का बिगुल बजा दिया और इसी बीच मिखाइल गोर्बाचेव को भी अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी और लीडर बने बोरिस येल्त्सिन। इन्होंने चुनाव जीता और सबसे पहले रूस, यूक्रेन और बेलारूस को आज़ाद करा दिया। और फिर क्या था, जनता जो थी आज़ादी का स्वाद चख चुकी थी और धीरे धीरे करते करते सोवियत सिस्टम से हर एक देश अलग हो गए। और दिसंबर 1991 में, क्रिसमस के दिन यानी 25 दिसंबर 1991 में सोवियत सिस्टम हमेशा हमेशा के लिए डूब गया। अच्छा, तो उन देशों को क्या हुआ जो नए नए आज़ाद हुए थे? उन्होंने एक अलग ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा गया कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट यानी CIS। इसे हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल। लेकिन आज भी रशिया USSR की भूमिका निभाता रहा है। अब सवाल वहीं आके अटक जाता है, आखिर सोवियत सिस्टम क्यों टूटा? सोवियत सिस्टम के टूटने की मोटी मोटी 5 वजह रही। नंबर 1, खुद सोवियत सिस्टम।
सोवियत सिस्टम में पॉलिटिकल पावर और करप्शन बढ़ता जा रहा था। नंबर 2, इकोनॉमिक क्राइसिस। सोवियत सिस्टम पूरी तरीके से मिलिट्री वेपन्स बना रहा था, इसकी वजह से नेसेसरी वस्तुओं की कमी हो गई। नंबर 3, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवादी भावना। हर देश अपने आप को आज़ाद करने की होड़ में लगा हुआ था। चौथा, कंपैरिजन विथ वेस्टर्न कंट्रीज। कोल्ड वॉर के दौरान दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की रेस में थे, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रही थी। यही बात ईस्टर्न कंट्रीज को भी चाहिए थी। आखिरी, पांचवी, मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियाँ। मिखाइल गोर्बाचेव की पॉलिसीज़ ने आग में घी डालने का काम किया। मिखाइल गोर्बाचेव की ग्लासनोस्ट और पेरिस्ट्रोइका की नीतियाँ लोगों के मन में एक उम्मीद लेके आ गई, लेकिन ये उम्मीद पे पानी फिर गया। इसकी वजह से सोवियत सिस्टम टूट गया। सोवियत संघ के टूटने से काफ़ी सारे परिणाम निकले, काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेज हुए। सबसे पहला, 70 साल से चलता आ रहा कोल्ड वॉर जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच था वो खत्म हो गया। दूसरा, दुनिया में सबसे बड़ा देश अमेरिका है, ये बात साबित हो गई। तीसरा, दुनिया में सबसे बड़ी फिलॉसफी कैपिटलिज्म है, ये बात भी साबित हो गई। चौथी, दुनिया में 15 अलग अलग देश आ गए। पांचवी, अब जब कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है तो हथियारों की होड़ भी खत्म हो गई थी। और आखिरी, बहुत सारे देश नाटो में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो अमेरिका का एक संगठन है, उसमें शामिल हो गए। अब यार आखिर ये रशिया का हुआ क्या? रशिया ने एक शॉक थेरेपी अपनाई। शॉक थेरेपी? ना, ये कोई करंट देने वाली थेरेपी नहीं है। शॉक थेरेपी का मतलब है आघात पहुंचा के उपचार करना। इसका मतलब होता है किसी इंसान को नुकसान पहुंचाओ और बाद में उसको थेरेपी दे दो। रशिया में भी यही हुआ। रशिया ने कहा, भैया मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, हमारे सारे देश अलग हो गए, समाजवादी व्यवस्था चरमरार हो गई, अब मैं क्या करूं? तो वर्ल्ड बैंक और IMF ने कहा, अरे कोई दिक्कत नहीं है, हम है ना, तुम एक काम करो, तुम सोशलिज्म से कैपिटलिज्म में चले जाओ और अपनी सारी कंपनियों को बेच दो। इससे तुम्हारी कंपनियों को नुकसान होगा, शॉक तो मिलेगा, लेकिन भविष्य में थेरेपी भी हो जाएगी। शॉक थेरेपी के दौरान दुनिया की सबसे बड़ी गराज सेल हुई, मतलब ब्लैक मार्केटिंग। सस्ते दामों पे चीज़ें खरीद के, कंपनियां खरीद के महंगे दामों पे बेची जाती थी। रशियाई करेंसी रूबल की वैल्यू बिल्कुल डाउन हो गई और रशिया में पूरी इंडस्ट्रीज 90% तबाह हो गई। बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन भविष्य में जब हम सोशलिज्म से कैपिटलिज्म में आए तो स्लो करते ही सही रशिया आज अच्छे मुकाम पे है। अब हम बताने वाले हैं ऐसे पॉइंट्स जो आपको बताएंगे कि रशिया में कहाँ कहाँ बहुत ज़्यादा वॉर हुई, कहाँ कहाँ बहुत ज़्यादा टेंशन रहा। टॉपिक का नाम है कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशन, संघर्ष और तनाव। अब मैं ये कहूँ कि भैया किस किस देश में संघर्ष रहा, किस किस देश में कॉन्फ्लिक्ट हुए, तो मुझे लगता है गलत होगा। मुझे ये कहना पड़ेगा किस किस देश में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुए। सोवियत संघ के ऑलमोस्ट सभी स्टेट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई वॉर होती रही है। रूस के 2 स्टेट चेचन्या और ताजिकिस्तान में बहुत सारे हिंसक आंदोलन चले। मॉस्को ने चेचन में विद्रोहियों से निपटने के लिए बहुत गंदा तरीका अपनाया। उसने सभी के सभी विद्रोहियों को बहुत बड़े तरीके से बमबारी करके मार दिया। ये मानव अधिकारों का हनन था। मध्य एशिया में ताजिकिस्तान 10 वर्षों यानी 2001 तक होम वॉर, सिविल वॉर, गृह युद्ध की चपेट में रहा और पूरा का पूरा ताजिकिस्तान ऑलमोस्ट बर्बाद हो गया। यहाँ आइए, ये है अजरबैजान। यहाँ पे एक आर्मेनियाई लोग अलग आर्मेनियाई स्टेट बनाना चाहते थे। यहाँ भी बहुत ज़्यादा दंगे हुए। ये देखिए, ये है जॉर्जिया। जॉर्जिया के 2 प्रांत स्वतंत्रता चाहते थे और यहाँ भी होम वॉर बहुत लंबे समय तक चला। यूक्रेन, कजाकिस्तान, जॉर्जिया में मौजूद शासन को हटाने के लिए कई सारे वॉर बहुत लंबे समय तक चलते रहे। तो ये सारी बातें कुल मिला के हमें बताती है कि USSR में बहुत सारे स्टेट ऐसे रहे हैं, या यूँ कहा जाए सारे स्टेट्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने दंगों का, सिविल वॉर का सामना किया है। भारत और रशिया, इनके तो संबंध सबको पता है। नाटी हो रहे हो। रशिया और भारत के संबंध में आप आर्थिक बातें करो तो रशिया ने हमारे बहुत सारे आर्थिक उद्योगों में हेल्प की है।
सांस्कृतिक बात करें तो इंडियन बॉलीवुड मूवीज बहुत ज़्यादा लेवल पे रशिया में फेमस है। इसके अलावा रशिया और भारत बहुत बड़े लेवल पे ट्रेड भी करता है और इंदिरा गांधी के समय पे इंडिया ने रशिया के साथ 20 वर्ष की दोस्ती भी की थी और आज भी रशिया से बहुत बड़े लेवल पे मिलिट्री वेपन्स आते हैं। तो दोस्तों, यही था आपका पहला चैप्टर, एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। आई होप आपको मज़ा आया होगा और इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपका लाइक 10,000 व्यूज़ ही बताएंगे कि पार्ट 2 यानी चैप्टर 2 आएगा या नहीं आएगा। रुक जाओ, कुछ पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, देखते हुए जाओ। ये उन लोगों के लिए है जो मेरे रियल सब्सक्राइबर्स हैं। बात है बर्लिन की। बर्लिन की दीवार 150 किलोमीटर लंबी थी जो 1961 में बनी, पर अफसोस जब सोवियत संघ टूट गया तो ये दीवार क्या करेगी। ये दीवार बर्लिन को 2 हिस्सों में इसलिए बांटती थी क्योंकि आधा हिस्सा समाजवादियों को मानता था, सोशलिज्म को मानता था और आधा हिस्सा कम्युनिज्म को मानता था। लेकिन 1989 में जनता ने इसे तोड़ दिया और आज यहाँ पे सब लोग एक ही व्यवस्था को मानते हैं, वो है, सब कुछ बता दें। लाइक करो यार। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।